हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में। पिछले क्लासेस में हम लोग क्लास 11th एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर्स थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे। बोर्स थ्योरी का एप्लीकेशन हम लोग देख लिए, जिसमें एनर्जी निकालना सिखाया गया, रेडियस किसी भी ऑर्बिट का, nth ऑर्बिट का निकालना सीखे हम लोग, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का निकालना सीखे हम लोग, साथ ही साथ आयोनाइजेशन एनर्जी, रिडबर्ग कांस्टेंट का कैलकुलेशन, फ्रीक्वेंसी, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन, है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इतने सारे एप्लीकेशंस बोर्स थ्योरी का हम लोग देखें। यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से सवाल पूछा जाता है आप लोग का। अब हम लोग उस मुकाम पे पहुँच गए जहाँ पे बोर्स थ्योरी पे भी एलिगेशन लगना शुरू हुआ। अब वो क्या क्या था, इनका वीक पॉइंट, वीक एरिया, जो बाद में इनका डिमेरिट का कारण बना। इसमें पहला जो था वो आप लोग देखें कि बोर्स साहब ने सब कुछ निकाला, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या फिर वेलोसिटी, एनर्जी, रेडियस, जो भी निकाला वो सिर्फ वैसे स्पेसिसों की ये बात किए जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक था। यानी इन्होंने जो भी अपना एप्लीकेशन दिया, उस एप्लीकेशन में आप लोग देखें कि ये बार बार जो बात कर रहे थे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले स्पेसिस के बारे में ही ये बात किए। तो उन स्पेसिसों का क्या होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक से ज़्यादा है? उन स्पेसिसों का क्या होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो एक नहीं है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है? उनका स्पेक्ट्रम कैसे निकलेगा? कैसे उसके स्पेक्ट्रम के बारे में चर्चा करेंगे। उन अलग अलग इलेक्ट्रॉन का जो अलग अलग ऑर्बिट्स में या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, वो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब करेंगे तो कैसे एनर्जी, वेलोसिटी, इन सब पे बात की जाएगी। तो ये एक डिमेरिट था कि आपने जो भी कहा ठीक कहा, यानी जो भी निकाला एक इलेक्ट्रॉन वाले स्पेसिस के लिए ठीक निकाला, लेकिन एक से ज़्यादा वाले इलेक्ट्रॉन, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले स्पेसिसों की आप चर्चा क्यों नहीं किए, उसके स्पेक्ट्रा की क्यों नहीं चर्चा किए, यानी उनके स्पेक्ट्रम की चर्चा क्यों नहीं किए। तो ये इनका पहला डिमेरिट है कि बोर्स थ्योरी फर्स्ट टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ स्पेसिस हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले का स्पेक्ट्रम जो होगा वो कैसे निकलेगा, इस पर कोई चर्चा इन्होंने नहीं किया। ठीक है। सेकेंड एलिगेशन क्या था? सेकेंड एलिगेशन जो है वो सोमरफेल्ड के द्वारा लगाया गया। जिनसे पूछा गया बिलबोर्ड से कि फाइन लाइन के बारे में जानते हो? कहा ये क्या होता है भाई, स्पेक्ट्रल लाइन की बात होती है। यानी बोर्स थ्योरी में हम लोग क्या देखें, बोर्स थ्योरी में देखें कि जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते हैं, यानी सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, जिनका एनर्जी फिक्स होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा तो जो लाइन ऑफ रेडिएशन हम लोग का स्पेक्ट्रोस्कोप पे मिलेगा, इसको हम लोग कहते हैं कौन सा लाइन? स्पेक्ट्रल लाइन। यानी इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट से ऑर्बिट चेंज करेगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑर्बिट से ऑर्बिट होगा, तो उससे जो रेडिएशन का लाइन मिलेगा उसको स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं। बाद में सोमरफेल्ड ने क्या किया, इस स्पेक्ट्रल लाइन को, है ना, माइक्रोस्कोप से देखा। ठीक, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से तो देखा कि एक मोटा सा स्पेक्ट्रल लाइन बहुत सारे पतले पतले फाइन लाइन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, महीन लाइनों से मिलकर बना हुआ है, इनको क्या कहा गया? फाइन लाइन्स। अब इसका मतलब समझो, इसमें आप लोग समझ रहे हो कि नील बोर के अनुसार अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में अगर गया तो इलेक्ट्रॉन ने एक तरह का एनर्जी लेवल चेंज किया, यानी थर्ड का एनर्जी माइनस फर्स्ट का एनर्जी। तो एक जब एनर्जी लेवल चेंज हुआ तो एक ही रेडिएशन निकलेगा, एक रेडिएशन निकलेगा तो एक ही स्पेक्ट्रल लाइन होगा। लेकिन सोमरफेल्ड का कहना था कि जब इसको हम लोग इस स्पेक्ट्रल लाइन को, है ना, किस चीज से देखें? एक माइक्रोस्कोप से देखें, तो उन्होंने कहा कि उस अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखने पे एक मोटा लाइन बहुत सारे महीन लाइनों से, फाइन लाइन से मिलकर बना हुआ था। तो एक से ज्यादा लाइन रेडिएशन का रहा है, यानी एक लाइन जो है वो बहुत सारे एडिशनल फाइन लाइन से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड से फर्स्ट पे गया होगा तो वहां एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा एनर्जी लेवल चेंज हुआ, तभी तो इतना एडिशनल लाइन आया। एक लाइन मतलब एक एनर्जी लेवल चेंज, लेकिन देखने में आ रहा है कि नहीं, उसके अंदर चार तरह का एनर्जी लेवल चेंज हुआ है। तो इसका मतलब है कि वहां पे थर्ड से फर्स्ट में गया, तो इसका मतलब है कि वहां पे एक से ज्यादा फाइन लाइन आ रहा है, मतलब एक से ज्यादा एनर्जी लेवल चेंज हुआ होगा।
यानी थर्ड से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आएगा तो नील बोर का कहना था कि भाई थर्ड का एनर्जी माइनस फर्स्ट का एनर्जी, यही इस रेडिएशन का एनर्जी होगा, एक लाइन आएगा। लेकिन सोमरफेल्ड कहे कि नहीं, जब थर्ड से फर्स्ट में जा रहा है तो एक लाइन नहीं, बहुत सारे पतले पतले लाइन, ये बता रहा है कि एक से ज्यादा एनर्जी लेवल चेंज हुआ होगा। यानी थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में चेंज जब जंप किया तो वहां एक एनर्जी लेवल चेंज नहीं बल्कि एक से ज्यादा एनर्जी लेवल चेंज हुआ। और एक से ज्यादा एनर्जी लेवल चेंज हुआ इसलिए एक से ज्यादा एडिशनल लाइन देखने को मिल रहा है, जिसको फाइन लाइन करें हम लोग। ये कैसे हो गया? तो बाद में आप लोग जानोगे कि एक्चुअली सोमरफेल्ड साहब अपने कंसेप्ट से बताएंगे कि हर एक ऑर्बिट जो है वो सब ऑर्बिट से मिलकर बना होता है। यानी ऑर्बिट के अंदर भी अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं, जिसमें फर्स्ट में एस, सेकंड में 2 sp, थर्ड में 3 spd, फोर्थ में 4 spdf, और सारे एक ऑर्बिट के जितने भी सब ऑर्बिट्स होते हैं सबका एनर्जी अलग अलग होता है। और जब अलग अलग एनर्जी लेवल होता है तो अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट पे गया तो इसका मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि थर्ड से अगर फर्स्ट में गया तो ऐसा हो सकता है कि वहां पे आप लोग का क्या हुआ होगा, थर्ड के एस में से हो सकता है कि फर्स्ट केस में गया होगा, या थर्ड के पी में से जा सकता है फर्स्ट केस में, या थर्ड के डी में से जा रहा होगा फर्स्ट केस में। यानी 1 2 3 लाइन आएगा आप लोग का, 3 एडिशनल लाइन। यानी नील बोर को ये तो पता था कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है, बाद में सोमरफेल्ड साहब को इस चीज को बताएंगे कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में नहीं बल्कि उस ऑर्बिट में जो अलग अलग सब ऑर्बिट्स होते हैं उसमें मौजूद होता है। और ये जितना सब ऑर्बिट से सबका एनर्जी अलग अलग होता है, और यही इलेक्ट्रॉन जब सब ऑर्बिट से दूसरे सब ऑर्बिट में जाएंगे तो उसी को कहते हैं हम लोग फाइन लाइन। ऑर्बिट से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो स्पेक्ट्रल लाइन, और ऑर्बिट से सब ऑर्बिट से अगर सब ऑर्बिट में जाएगा अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो वो देगा आपका फाइन लाइन। यानी वो फाइन लाइन के बारे में नहीं बता पाए, इसका मतलब कि वो उस ऑर्बिट में मौजूद सब ऑर्बिट के बारे में नहीं बतला पाए कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट के सब ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के सब ऑर्बिट में जाएगा तो कितने तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे, कितने तरह का रेडिएशन निकलेगा, कितने तरह के फाइन लाइन्स आएंगे, इसके बारे में नील बोर साहब ने चर्चा नहीं किया। तो ये बताएंगे आप लोग के सोमरफेल्ड साहब। ठीक है प्यारे बच्चों, थर्ड पॉइंट में इट फर्स्ट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग ये जान गए कि इलेक्ट्रॉन, अभी तक जान रहे थे कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है और एनर्जी लेवल चेंज होगा तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से ऑर्बिट में ही जाएगा, और जो रेडिएशन से का लाइन निकलेगा उसको स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं। सोमरफेल्ड ने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं बल्कि उस ऑर्बिट के अलग अलग सब ऑर्बिट्स में होते हैं आप लोग के, और सब ऑर्बिट से सब ऑर्बिट में जाएगा तो फाइन लाइन निकलेगा। और इन फाइन लाइनों को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ले जाया जाए तो फर्दर एडिशनल लाइन में टूट जाते हैं, और इनको कहते हैं हम लोग ऑर्बिटल्स। यानी ना तो नील बोर ने सब ऑर्बिट का चर्चा किया यानी फाइन लाइंस का, ना ही तो नील बोर ने फाइन लाइंस को जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने पे वो क्यों एडिशनल लाइन में टूट जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, यानी सब ऑर्बिट के ऑर्बिटल्स के बारे में इन्होंने, अरे जब सब ऑर्बिट की बात नहीं किया तो ऑर्बिटल्स की क्या बात करेंगे ये। तो ये भी एक इल्जाम इन पे लगा कि क्यों आपका फाइन लाइन जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एडिशनल लाइन में टूट जाते हैं। यानी स्प्लिटिंग ऑफ फाइन लाइन इसलिए नहीं क्योंकि ये तो स्पेक्ट्रल लाइन ही बोल रहे थे इसलिए स्पेक्ट्रल लाइन ही लिख रहे हैं, तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ये नहीं बतला पाए। और आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर स्प्लिटिंग होगा स्पेक्ट्रल लाइन का तो उसको स्टार्क्स इफेक्ट कहते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में अगर स्प्लिटिंग होगा तो उसको जीमेंस इफेक्ट कहते हैं। यानी नील बोर जीमेंस इफेक्ट और स्टार्क्स इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों होता है। ये तीसरा इल्जाम था इन पे। यानी अब हम लोग समझ रहे होंगे कि अब हम लोग ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं, उस ऑर्बिट के सब ऑर्बिट में नहीं, उस ऑर्बिट के सब ऑर्बिट के ऑर्बिटल्स में होता है आप लोग का। तो ये 3 पॉइंट तक हम लोग वही समझेंगे, ऑर्बिट के बारे में जानेंगे अगले क्लास में। अभी तो जान रहे थे, अब जानेंगे कि ऑर्बिट सब ऑर्बिट से मिलकर बना होता है सोमरफेल्ड थ्योरी में। बाद में क्वांटम नंबर में जानेंगे कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ना तो उस ऑर्बिट के सब ऑर्बिट के कहाँ होता है, ऑर्बिटल्स में होता है। यानी जो आप लोग का फाइन लाइन का स्प्लिटिंग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में।
ठीक है, तो ये 3 डिमेरिट था जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन का टूटना क्या कहलाता है, तो स्टोक्स इफेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन का टूटना क्या कहलाता है, जेमेंस इफेक्ट। अब हम लोग चौथे पॉइंट में चौथे डिमेरिट की बात करें, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बताएंगे डी ब्रोली साहब। डी ब्रोली साहब ने कहा था कि जो मैटर, इलेक्ट्रॉन की तरह जो मैटर है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह ही डुअल कैरेक्टर होगा, यानी कम मास वाले जितने भी पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जितने भी सैंड पार्टिकल्स, जितने भी स्मॉल बॉल्स, जितने भी आप लोगों के कम मास वाले जो पार्टिकल हैं उसमें 2 तरह का नेचर होगा, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर, यानी डुअल कैरेक्टर होगा इलेक्ट्रॉन में। किसके तरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह। जिस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में डुअल कैरेक्टर होता है पार्टिकल और वेव का, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह ही डुअल कैरेक्टर होगा पार्टिकल और वेव का। यानी इन्होंने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के बारे में नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है उसके वेव नेचर के बारे में इसमें चर्चा नहीं की गई। तो ये करेंगे कौन, डी ब्रोली साहब अपने कंसेप्ट में। ठीक है, और 5th जो है इसमें हेजनबर्ग का एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया। हेजनबर्ग साहब का कहना था कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता, यह संभव है। और बोस थ्योरी जो है ये बिल्कुल अगेंस्ट था। पोजीशन भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं और जाहिर सी बात है कि मोमेंटम भी। कहा कि ये कैसे संभव है, हेजनबर्ग साहब ने कहा कि अगर पोजीशन डिटरमाइन होगा तो मोमेंटम नहीं, मोमेंटम डिटरमाइन होगा तो पोजीशन नहीं। दोनों का एग्जैक्ट एक्यूरेसी से डिटर्मिनेशन जो है वो संभव नहीं होगा, कोई एक ही चीज़ डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बोस थ्योरी इसके भी अगेंस्ट था। तो इन 5 डिमेरिटों के आधार पे हम लोग आगे जो है वो अलग अलग थ्योरी पढ़ेंगे और साथ ही साथ कुछ बोस थ्योरी का न्यूमेरिकल भी हम लोग बनाएंगे। तो इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रिपरेशन मंत्रा के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम लोग का भी मनोबल बढ़े और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने